स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। धारा 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई का 12वां दिन। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान। पुलवामा हमले के बाद केंद्र ने स्पेशल स्टेटस खत्म करने का बनाया मन। तो 370 पर आज भी सुनवाई होगी। 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तकरीबन 29 याचिकाएं थी, उन पर समाअत चल रही है। जो दलीलें पहले उन लोगों की तरफ से रखी गई थी, उसके बाद अब सरकार का पक्ष रखा जा रहा है और आज भी इस मामले पर सुनवाई होगी। 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी। सोमवार को 11वें दिन केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर जिहादी हमले के बाद केंद्र ने यह बंद बनाया कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सी चीजें हुई और पुलवामा 2019 की शुरुआत में हुआ और ये कदम कई चीजों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया था। यह एक प्रशासनिक मुद्दा है और अच्छी तरह से सोचा गया। यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, आज की जो हियरिंग होगी ये किन मायनों में अहम होगी, चूंकि सरकारी पक्ष रखे जाने का मेरा ख्याल है कि ये दूसरा दिन है। केंद्र सरकार की तरफ से जो फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही थी, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें रखी गई, जिसमें आर्टिकल 370 हटाया गया है। उसके पीछे की वजह फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को बताई गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि जो फिलहाल पुलवामा अटैक हुआ था, उस पुलवामा अटैक के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया और उसी दिशा में जो काम है वो सरकार करने लगी। कल फिलहाल चीफ जस्टिस की तरफ से भी ये कहा गया कि जो 35A है उसको स्क्रैप करने के बाद ही जम्मू कश्मीर में लोगों को बहुत ज़्यादा जो संवैधानिक अधिकार है वो मिले और आर्टिकल 35A जो फिलहाल इम्पोज किया गया, जो वहाँ पर लगाया गया, उससे जो वहाँ पर रहने वाले बाशिंदे हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ। और इसीलिए फिलहाल सरकार की तरफ से कल बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई और ये कहा गया कि जो फिलहाल आर्टिकल 370 है उसको हटाने के बाद किस तरह जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिला, पर्यटन वहाँ पर किस तरह आगे बढ़े, तमाम जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो किस तरह अब फिलहाल खुलने लगे, वहाँ पर चहलकदमियाँ बढ़ने लगी। तो ये तमाम चीजें फिलहाल कोर्ट में रखी गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रखी गई विशाल, वो यही था कि जिस तरह पुलवामा अटैक हुआ और जम्मू कश्मीर में हालात आतंकियों और अलगाववादियों की वजह से फिलहाल बिखराव की स्थिति हुई, उसको लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर को अब आर्टिकल 370 से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत का अभिन्न हिस्सा है। और ऐसे में जिस तरह वहां पर अलगाववादी संगठन और आतंकी घटनाएं एक्टिव हो रही हैं, ऐसे में बिना इस प्रकार के बड़े फैसले लिए किसी भी तरीके से कदम नहीं उठाया जा सकता है। और यही वजह रही कि सरकार ने इस पूरी दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आर्टिकल 370A को हटाने की जो कवायद है वो शुरू की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया कि संविधान के दायरे में रहकर ही सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह फिलहाल जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को विशाल ये समझाने की कोशिश कर रही है कि किन कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने की आवश्यकता हुई और क्या वजह रही कि सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। जी, तो सुशील, आज दलीलें रखेंगे या सरकारी पक्ष रखेंगे, उनमें कौन लोग शामिल होंगे? क्या आज भी अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल ही होंगे या फिर किसी और को भी मौका मिलेगा? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में दलीलें रखी जा रही हैं, तो ये माना जा सकता है कि आज दोपहर तक केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल दलीलें तो बहुत कम दिन रखी गई। कपिल सिब्बल लगभग 5 दिन तक इस पूरे मामले में अपनी दलीलें रखते रहे। हालांकि इस पूरे मामले को अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दलीलें हैं वो उनसे आधा भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार और कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात
बात करें तो इन तमाम लोगों की तरफ से केंद्र सरकार और तुषार मेहता अपनी दलीलें रख रहे हैं। सफाई कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से हरीश साल्वे होंगे जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कई ऐसी संस्था हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, तो उनकी तरफ से भी राकेश द्विवेदी और बड़े जो एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपने दलीलें रखेंगे। लेकिन ये माना जा सकता है कि आज लगभग 2 बजे तक केंद्र सरकार अपनी दलीलें पूरी कर लेगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी सुनवाई इस पर होगी और आज 12वें दिन की ये हियरिंग होगी। अभी इसमें सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। इससे पहले इसका जो विरोध था, यानी 370 को हटाए जाने का विरोध था, वो जो पक्ष था उस पक्ष की तरफ से लगातार दलीलें रखी जा रही थी। और आज जब इसकी हियरिंग शुरू होगी तो फिर आपको और हम अपडेट देंगे। और धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, अनुच्छेद 35A को लेकर सीजेआई की टिप्पणी, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी का स्वागत। कविंद्र गुप्ता ने सीजेआई की टिप्पणी का स्वागत किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कविंद्र गुप्ता। एक बार फिर आपको बता दें कि एक अहम खबर है जो सीजेआई ने कल एक टिप्पणी की थी। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 35A को लेकर सीजेआई की जो टिप्पणी थी, सीजेआई DY चंद्रचूड़ की टिप्पणी का स्वागत किया था कविंद्र गुप्ता ने। जो सीजेआई के टिप्पणी का उन्होंने स्वागत किया, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कविंद्र गुप्ता, उन्होंने सीजेआई की टिप्पणी का स्वागत किया। सर, आर्टिकल 370 की जो सुनवाई हो रही है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आर्टिकल 35A जो था उसमें जो नॉन रेजिडेंट हो जाते थे जम्मू कश्मीर के, उनके बेसिक अधिकारों का हनन होता था। तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, एक ही देश में अगर कहीं जाता है कोई व्यक्ति, बाहर से आता है, बहुत सी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं कि जिसमें वो सारा आयु भर यहां पर अपनी सर्विस देता है, लेकिन यहाँ उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते, उनके बच्चों को अधिकार नहीं मिल सकते। ये कौन सा न्याय है? कांग्रेस ने और उसकी सहयोगी पार्टियों ने हमेशा से वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, हमारा गोरखा समाज महाराजा की सेना में था, वो लड़ता रहा। वाल्मीकि समाज यहाँ पर सफाई के लिए किसी समय लाए गए। पीएचडी करने के बाद भी उनको कोई वही नौकरी मिलेगी सफाई कर्मचारी की? ये 35 से हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को न्याय दिया है। आज समानता का अधिकार है सभी को। वो लोग खुश हैं जिनको 70 साल अपने ही देश में नहीं पूछा गया, जबकि हम दूसरे देशों में जाएं तो 5 साल बाद हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और तरना नाले पर क्षतिग्रस्त पुल, लोगों को दिक्कतों का सामना, लोग नाराज। वैकल्पिक मार्ग पर चल रहा काम। कठुआ जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरना नाले पर क्षतिग्रस्त हुए पुल के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना। तो ये इस वक्त की जो स्थिति है वो ये है और इसके तहत लोग वहां काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। तरना नाले पर क्षतिग्रस्त पुल को लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग नाराज हैं। वैकल्पिक मार्ग पर हालांकि काम चल रहा है। कठुआ जम्मू पठानकोट हाईवे पर तरना नाले पर क्षतिग्रस्त हुए पुल की वजह से लोगों को काफी परेशानियां जो है वो सामने आ रही लोगों के लिए, और जिसके लेकर लोग सरकार के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि वैकल्पिक मार्ग पर काम जोरों शोर से जारी है, जो बारिश की वजह से कई बार बह चुका है। वहीं बताया जा रहा है कि जम्मू पठानकोट NH पर आज केंद्रीय टीम दौरा करेगी, जिसे लेकर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਖੜੋਤੀ ਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਉੱਧਰ ਖੜੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੱਬੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖੜੋਈ ਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਰਹਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੇ ਰਹਦੇ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕन्नै ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਜਾਣਾ, ਜਨਤਾ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ 9 ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਾਂਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਨੋ ਰੋਡ नो टोल, उन्हें तो बिल्कुल ठीक आख्या। लेकिन अगर उन्हें बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया तो उन्हें की ने राती चुकिया, चोरिया लेखा चुकिया और चोरिया लेखा छड़ी। ये चोर सरकार है, चोरिया लेखा काम कर दिया। और ग्राउंड लेवल पर की हाल है तुम दिखा दे। अस कटली दा आए ग्रां दा ते इधर गेदे कठुआ। अच्छा हां जी, पैदल जा दे ते किनी पैदल जा दे, पर इन्ना एडे बोर्ड दिते दे ने, इन्नी बुरी हालत है साडी लोकें दी, इन्नी समस्या। पढ़े लिखे दे घरे अस फैमिली सौखे घरे दियां, साढ़े खड्डे च खज्जल होआ दिया। इस वेले साढ़े कन्नै कुछ भी हादसा हो सकदा, ते पुज्जी सकदी है। पानी आई गया, निक्के निक्के बच्चे साढ़े
मेरी गुड़िया ने इधर आना कठुए का आना कि'यां टप्पना ज्यादा होई रस्ता बंद होए किन्नी परेशानी च तुसें परेशानी साढ़े को जिन्नी परेशानी असें झोला ने कुण झोला दा क्या आखना चाहते हो सरकार अस ते बथेरा कि सरकार की आखना सरकार साडी सुनदी गै नहीं जो रैले दी सुन जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरना नाले के ऊपर बना ब्रिज लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है जो ध्वस्त हुआ है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो पुल है जिसका एक किनारा जो है वो बैठ चुका है, जिसके बाद यहाँ से जो आवाजाही है वाहनों की पूरी तरह से बंद कर दी की थी। जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि जो भी वाहन आने जाने वाले हैं वो बॉर्डर क्षेत्र से यहाँ से निकलेंगे गुजरेंगे। काफ़ी दिक्कतें जो लोगों को लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है आ रही हैं। और मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा ये वैकल्पिक मार्ग जो है यहाँ पर हम इस समय पहुँचे हैं, ये वही वैकल्पिक मार्ग है जो 6 से 7 बार बह चुका है। और आज की तस्वीरें आप ताज़ा यहाँ पर देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो इस वैकल्पिक मार्ग पर से पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं। रिस्क जो है पूरा बना हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में लगातार जिस तरह से बारिश होती है उसके बाद ये पुलियाँ आप स्लैब जो देख रहे हैं ये बैठ जाते हैं, बह जाते हैं। कई बार जो ये स्लैबें बैठ चुकी हैं, बह गई हैं, जिसके कारण अब तक जो है ये वैकल्पिक मार्ग तैयार नहीं हो पाया है। और पिछले दिनों की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं इसी पुल पर यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया था कि जल्द से जल्द अगर बारिश नहीं होती है तो 2-4 दिन से के भीतर ही जो लोगों को राहत मिलेगी, मार्ग जो है ये तैयार कर दिया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन का त्यौहार भी आने वाला है। लोग तस्वीरों में आप देखें वैकल्पिक मार्ग के ऊपर से गुजर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि यहाँ हम खड़े हैं इसके बीचों बीच जो दरिया के बीचों बीच जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली और यहाँ से बाहर जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो भी ड्राइवर जो हैं वो जान हथेली पर लेकर इस पानी के बीचों बीच से बाहर निकालते हैं। अगर पिछले दिनों की बात करें तो यहाँ पर एम्बुलेंस फंसती हुई नजर आई। बाहरी राज्य से दिव्यांग लोग जो जम्मू कश्मीर की यात्रा पर यहाँ पर आए थे कि वाहन जो है वो भी इस दरिया में फंसे हुए नजर आए। उन्होंने भी जम्मू कश्मीर प्रदेश सरकार को नालायक बताया। उन्होंने भी कहा है कि अगर ये उनके इलाके की बात होती तो कब का ये पुल जो है बन जाता। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिला इंतजामिया जम्मू कश्मीर प्रशासन कितनी गंभीरता लेता है और कितनी जल्द इस वैकल्पिक मार्ग को, इस पुल को तैयार करवा पाता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और चरणजीत खुद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। चरणजीत, 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि जो वैकल्पिक मार्ग है उस पर कार्य चल रहा है, ये आपने भी बताया, तस्वीरों में हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी, लेकिन हमें ये बताएं कि क्या लग रहा है, कितना समय लगेगा इस वैकल्पिक मार्ग को ठीक होने में। दूसरा सवाल, जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है क्या उसके जल्द बनने का कोई इम्कान है, कोई गुंजाइश नजर आ रही है? जी जी बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं कि जिस तरह वैकल्पिक मार्ग की बात की तो लगभग 40 दिन जो है आज तक हो गए हैं। अभी तक ये पुल जो है एक ध्वस्त हुआ है, तरना नाले पर बना हुआ। और दूसरी बात बता दूं कि तब से लेकर आज तक लगभग 6 से 7 बार ये वैकल्पिक मार्ग जो है वो तैयार किया जा रहा था, उसकी कवायद जो शुरू थी। और अभी तक की बात करूं तो अभी ये वैकल्पिक मार्ग जो है पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। और दूसरी बड़ी बात बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बारिश होती है, शाम तक काम चलता है, रात को जो वो पुल है दोबारा जो एक मार्ग जो बनाया जा रहा है वो बह जाता है। तो दिक्कतें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग जो हैं वो उन्होंने अपना एक रास्ता जो तरना नाले के बीचों बीच बनाया है, जान हथेली पर लेकर वहाँ से लोग निकलते हैं। एम्बुलेंस कई बार फंसी, दिव्यांग लोग उसमें फंसे। नाराजगी सरकार के प्रति कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। दूसरी बात विशाल मैं बता दूं कि जिस तरह ये पुल जिस दिन ध्वस्त हुआ उसके बाद जिला इंतजामिया द्वारा आदेश जारी किया गया। राजबाग जो चढ़वाल इलाका है वहाँ से डाइवर्शन कर दिया गया। सभी जो आने जाने वाले वाहन हैं वो बॉर्डर रोड की ओर से जो है वो डाइवर्ट कर दिए गए टूवर्ड्स जम्मू। और जम्मू से जो गाड़ियाँ आती हैं वो वायलोंडी मोड़ हीरानगर से होते हुए चढ़वाल निकलती हैं, फिर नेशनल हाईवे को टच करती हैं। तो कहीं ना कहीं 2.5 घंटे जो हैं वो अधिक लग रहे हैं जम्मू जाने के लोगों को। दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं विशाल जी। तो चरणजीत, 40 दिन हो गए, आप बता रहे हैं 40 दिन हो गए, वैकल्पिक मार्ग अभी तक रेडी नहीं है, यही कहना है आपका? बिल्कुल जी। तो अब आप अंदाजा ये कर सकते हैं, हमारे दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि 40 दिन हो गया और 40 दिन में जो वैकल्पिक मार्ग है, जो ऑल्टरनेट रास्ता हो सकता है, वो रेडी नहीं हुआ है। तो चरणजीत, क्या मैं यहां पर आपसे ये सवाल करूं भी या ना करूं कि जो मेन पुल है जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो पता नहीं कब तक बनकर तैयार होगा?
जी बिल्कुल विशाल, बता दूं कि उस पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हाल अभी तक उस पुल को जो है वो टच नहीं किया गया है। वैकल्पिक मार्ग की ओर ही जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि बरसात अभी कुछ देर और चलेगी, दिक्कतें जो है अभी भी लोगों की बढ़ने वाली हैं। और वहीं दूसरी बात बता दूं कि आज एक केंद्रीय मंत्री जो टीम है वो भी दौरा करेगी, जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का दौरा करने वाली है। और उसके बाद ये निकल कर सामने आएगा कि उस पुल के ऊपर किस तरह की आगे कार्रवाई की जाती है, क्या उसी पुल को ठीक किया जाएगा। हालांकि अभी तक की बात करूं तो जिस तरह से जम्मू खिते की बात करें तो लोगों में काफी नाराजगी जो देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और वहीं बता दूं कि जिस तरह से आज दौरा है एक केंद्रीय टीम का नेशनल हाईवे का, तो उसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो है लीपा पोथी का काम जो है वो किया जा रहा है। लखनपुर की बात करूं तो वहां पर खड्डों को भरा जा रहा है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करूं तो वहां जेसीबी से जो खड्डे हैं उनको भरा जा रहा है, झाड़ियां काटी जा रही है। कहीं ना कहीं एक दिखाया जाएगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और जिस तरह से लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, सरो टोल प्लाजा का मामला हो, लोगों ने विरोध जताया। अभी भी लोग सांबा की बात करें तो वहां भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका यही कहना है कि टोल को हटाया जाए, अगर रोड नहीं है तो टोल नहीं है। तो वहीं विशाल में बता दूं कि अभी लगता नहीं है कि ये पुल जो है ये 6 से 7 महीने तक बनने वाला है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात बता दूं कि जिस तरह से एक वैकल्पिक मार्ग बनाने में अगर 40 दिन लग जाते हैं तो पुल बनाना तो इनके लिए काफी बड़ी बात होगी। जी विशाल, तो ऐसे में क्या आपको कुछ ऐसी हरकत नजर आ रही है कि जो आपने बताया कि NHAI की जो टीम आने वाली है अब और शायद वो कब तक पहुंचेगी, इस बारे में तो आप ही बता पाएंगे, वो टीम कब तक आएगी और क्या ये पक्का माना जा रहा है कि वो टीम आएगी? तो इस बारे में ये जो वैकल्पिक रूट या फिर ये जो क्षतिग्रस्त पुल या इसके बारे में कुछ ठोस कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल विशाल, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि वो टीम जो है, एक निर्देश उन्होंने दिए थे कि एक टीम जो है केंद्रीय जांच टीम जो है यहाँ निरीक्षण करने यहाँ पर पहुंचेगी। और बताया जा रहा है कि आज जानकारी जिस तरह से बताई जा रही है कि आज टीम आने की पूरी जो है वो कोशिश करेगी और निरीक्षण करेगी। जिस तरह की दिक्कतें जो है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर लोगों को पेश आई, काफ़ी रोषित लोग हैं जम्मू कश्मीर के, और जिस तरह से बाहरी राज्यों के लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें जो है उनको सामने आती रही हैं। और हालांकि जिस तरह से बारिश यहाँ पर होती है और वैकल्पिक मार्ग बार बार बह जाते हैं। और बात करूँ तो कल शाम की बात करूँ तो कुछ देर के लिए यहाँ पर लोगों को जो है पैदल जाने की अनुमति दी गई, लेकिन उसके बाद जो है फिर रास्ते को बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूट जो है 20 किलोमीटर ज़्यादा जो लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, तो दिक्कतें जो हैं कहीं ना कहीं हम लोगों की यहाँ पर आम लोगों की बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अगर टीम यहाँ पर पहुँचती है तो देखते हैं कुछ लोग जो चाहे चढ़वाल व्यापार मंडल के लोग हों और या स्थानीय लोग हों, वो भी कोशिश करेंगे कि उनसे मिला जाए, उनको ज़मीनी हकीकत जो है बयान की जाए, ताकि जिस तरह से आपको बताया कि एक सब कुछ साफ सुथरा और दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर नेशनल हाईवे द्वारा की जाएगी। टीम को बताया जाएगा कि सब कुछ जो है यहाँ पर ठीक चल रहा है, हालात नॉर्मल है, रोड साफ सुथरे हैं। लेकिन ऐसा इसके विपरीत है, यहाँ पर दिक्कतें जो है कहीं ना कहीं लोगों की काफ़ी बड़ी हैं। जी विशाल। जी चरणजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये स्थिति है वहां पर। अभी तक जो वैकल्पिक मार्ग है उसके तैयार होने में भी काफी समय अब भी लग सकता है, जबकि पिछले तकरीबन 40 दिनों से ये मार्ग अभी यही कहा जा रहा है कि बन रहा है। लेकिन आज NHAI की टीम पहुंचने वाली है, हो सकता है कि इस बारे में कोई ठोस रणनीति आगे बने कि कैसे और जल्द इसको जो है पूरा किया जाए। आगे बढ़ते, साबा टोल प्लाजा हटाने की मांग, लोगों का अनशन जारी। जी हां, साबा में जो टोल प्लाजा था, सरो टोल प्लाजा, उसे हटाने की मांग अभी जारी है। लोगों का अनशन भी लगातार जारी है। टोल हटने तक भूख हड़ताल का संकल्प लिया है लोगों ने। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी करेंगे हाईवे का निरीक्षण। तो साबा के सरोर इलाके में नेशनल हाईवे पर लगे टोल प्लाजा हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों का अनशन जारी है। अनशन पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक टोल को लेकर कोई फैसला नहीं आता तब तक वो प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी रखेंगे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आज NHAI के अधिकारियों द्वारा हाईवे का निरीक्षण किया जाएगा और अधिकारियों के निरीक्षण से पहले हाईवे को सजाने संवारने का काम जो है वो जारी है। राजौरी में नशा मुक्ति केंद्र की इमारत में ड्रग्स की सप्लाई। जी हां, बहुत ही चौंकाने वाली खबर। राजौरी में, जम्मू कश्मीर के राजौरी में नशा मुक्ति केंद्र यानी ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर
ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर की इमारत में ड्रग्स की सप्लाई, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। बहुत ही चौंकाने वाली ये जानकारी है, किस तरह से ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर में, यानी एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी इमारत, एक ऐसा केंद्र जहां के बारे में यह समझा जाता है कि जो लोग नशे की लत में मुब्तला हो गए हैं उन्हें वहां रखा जाता है ताकि उन्हें नशे की आदत से छुटकारा मिल सके। उस जगह पर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। राजौरी में नशा मुक्ति केंद्र की इमारत में ड्रग्स की सप्लाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। प्रशासन ने इस वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में बस में छात्रा को छेड़ना कंडक्टर को पड़ा महंगा। छात्रा ने पुलिस की बेटी की पेटी में डाला शिकायती पत्र। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी कंडक्टर। बिलासपुर और दुर्ग के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। बिलासपुर में संकल्प शिविर में होंगे शामिल। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। ज्वालामुखी के बनखंडी में बगलामुखी मंदिर के पास अवैध 8 मंजिला होटल बन रहा है। इसे लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला के शिव बावड़ी मंदिर से सबक नहीं लिया गया है। आखिर किसकी मिली भगत से बनखंडी के बगलामुखी मंदिर के पास 8 मंजिला होटल बनाया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री से भी की है और डीसी कांगड़ा और एसडीएम देहरा से भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो वो हाईकोर्ट जाएंगे, ऐसा मंत्री का कहना है, पूर्व मंत्री का। एक साइड से जो नॉर्म जो पहले के हैं, जो मानक बनाए हुए हैं, 5 मीटर की दूरी पर जो है वो आप भवन जो है वो 5 मीटर की दूरी पर बना सकते हैं। लेकिन अब लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन हुआ है, अब सड़क भी ये जो है ये 4 लेन में आ चुकी है। तो अब जो बिल्डिंग जो है वो वहां कैसे बनेगी और उसका आपने देखना वो बिल्डिंग जो है वो कैसे इस तरीके से टिल्ट हो सकती है, कभी भी टिल्ट हो सकती है। और साकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि ज्वालामुखी के बनखंडी में बगलामुखी मंदिर के पास ये वो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरों पर साफ साफ दिखाया सकता है कि एक काफी ऊंची इमारत जो है वो बनने के कगार पर है। तो ये जो बताया जा रहा है कि बनखंडी में, ज्वालामुखी के बनखंडी में बगलामुखी मंदिर के पास 8 मंजिला होटल बन रहा है, जिसे जो बीजेपी के पूर्व मंत्री है वो जिसे अवैध बता रहे हैं और उनका आरोप है कि अवैध बिल्डिंग है। उन्होंने ये भी कहा है कि गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि शिमला के शिवबावड़ी मंदिर से सबक नहीं लिया गया। साकी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। साकी, ये कहानी क्या है? ये पूरा मामला कब का है? ये बिल्डिंग कब से बन रही है? पिछले काफी समय से बन रही है, कम से कम 3-4 साल से बन रही है। लेकिन पिछले जो अभी जो रमेश धवाला जो पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के और देहरा से उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था जी, उन्होंने एक बयान देकर जो है सनसनी पैदा कर दी है कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई है और सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान गई है, सैकड़ों घर टूट चुके हैं और लोग बेघर हुए हैं। और जैसे शिमला मंदिर में जो शिव बावड़ी मंदिर है वहां पे देखा कि किस तरह लैंडस्लाइड हुआ और वहां पे
के जो श्रद्धालु थे उनकी दर्दनाक मौत हुई। इन सभी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि ये जो बगलामुखी मंदिर के पास एक 8 मंजिला होटल बनाया जा रहा है, ये वो किसकी परमिशन से बनाया जा रहा है? क्योंकि कल को अगर जैसे हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा है, इस तरह से अगर कोई अनहोनी होती है, वो 8 मंजिला होटल अगर वो गिरता है तो नीचे मंदिर है और मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु हर वक्त मौजूद रहते हैं और बड़ा हादसा हो सकता है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि वो कार्रवाई करेंगे और वो एसडीएम जो देहरा हैं उनसे भी उन्होंने बात की और डीसी कांगड़ा से भी उन्होंने बात की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जमीनी हकीकत नहीं है कि कोई कार्रवाई की जा रही हो। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है ये मामला उठाया और ये कहा कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, लोगों के जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम में अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो स्वयं जो हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। जी विशाल जी। ब्रजेश्वर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि ये बिल्डिंग जो है जिसके बारे में रमेश धवाला जो बीजेपी के पूर्व मंत्री वो कह रहे हैं कि जो अवैध रूप से इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आपका ये कहना है कि बिल्डिंग पिछले 3-4 साल से बन रही है। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऐसा मुझे बताएं कि क्या इस बिल्डिंग में काम इन दिनों चल रहा है या चल रहा था हफ्ते महीने पहले तक? ये कंस्ट्रक्शन अभी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बन रही है, अभी बनी नहीं है। अभी ये कंस्ट्रक्शन चली है 3-4 साल से, अभी भी काम चला हुआ है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात ये बता दें कि जो हिमाचल में जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत जो 3 मंजिला ही जो ग्राउंड फ्लोर डाल के जो 4 ये बिल्डिंग बना सकते हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की रूलिंग नहीं चलती है, वहां पर कोई देख रेख नहीं होती है। लेकिन धवाला ये आरोप लगा रहे हैं कि एनएच के नजदीक नेशनल हाईवे है 503, उसके नजदीक साथ में मंदिर है, उसके नजदीक ये बिल्डिंग बनाई जा रही है और वो पहाड़ी है। और पहाड़ी जिस तरह हिमाचल में आप देख रहे हैं कि लगातार जो तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, बिल्कुल कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, इस चीज के मंशा रखते हुए रमेश धवाला ने जो ये मामला उठाया है। जी ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी हफ्ते 10 दिन पहले तक भी काम जारी था। मेरा सवाल इससे सीधा ये है कि क्या ये काम रुका हुआ है काफी महीनों से या काम जारी है? काम जारी है क्योंकि ये अभी कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बन रही है, अभी बिल्डिंग का कार्य काम पूरा नहीं हुआ है, काम जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश्वर साकी। तो ये जो जिसके तरफ इशारा किया है बीजेपी के हैं वो लीडर पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये अवैध बिल्डिंग है और उनका अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर है इस पे बारे में सोचा जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि क्या जो शिव बावड़ी मंदिर के पास जो हादसा हुआ क्या उसे सबक नहीं लिया? क्या ये काफी बड़ा मामला हो सकता है अगर उसमें अब भी काम जारी है तो। और क्या ये तमाम पैरामीटर्स और क्या ये तमाम तरह की जो चेकअप्स होते हैं, जो एनवायरमेंटल चेकअप्स होता है, उन सब चीजों को क्लियरेंस करके एनओसी के बाद बिल्डिंग बन रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसा बगलामुखी मंदिर के पास अवैध 8 मंजिला होटल बन रहा है, ऐसा कहना है बीजेपी के पूर्व मंत्री रमेश धवाला का। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। उन्होंने कहा है कि शिमला के शिवबाड़ी मंदिर से सबक नहीं लिया गया है। आखिर किसकी मिलीभगत से बनखंडी के बगलामुखी मंदिर के पास 8 मंजिला होटल बनाया जा रहा है? इसकी शिकायत वो कहते हैं, मंत्री जो है वो कहते हैं किसी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री से भी की है और डीसी कांगड़ा से भी की है और एसडीएम देहरा से भी की है कि कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। वो आगे ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो स्वयं जो है हाईकोर्ट तक जा सकते हैं या वो पहल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में आपदा से उद्योगों को भारी नुकसान हो रहा है। रास्ते बंद, बिजली पानी की दिक्कत के अलावा आपदा ने कई फैक्ट्रियों और उद्योग भवनों को भी नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक बीबीएन, परवाणु, कालाब और ऊना में उद्योगों को अब तक 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और यह आंकड़ा हर रोज 500 करोड़ से ज्यादा के आर्थिक नुकसान के साथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हद से ज्यादा पानी आया, ये जो भी काम था ये यहाँ हुआ हुआ ये सब बह गया। यहाँ सारे में जाड़ भरे हुए थे जी हमारे, ये सब बह गए जी। जी ये बाकी जो है जी ये पुल जो है पानी की वजह से गिरा सर। ये जो है पानी। ये कितना एरिया यहाँ पर प्रभावित हुआ है? ये एरिया तो काफी है जी सर, यहाँ से कम 500 मीटर का एरिया है ये जो बर्बाद हो गया सारा जी।
500 मीटर। आप लोगों की तो रोजी रोटी पर भी संकट है। हमारा जो है जी, जो काम हमने किया था ये सर बरसात में सब बह गया जी। 8-9 जुलाई से यहाँ काफ़ी तेज बारिश आई थी, तब से काफ़ी हमारे यहाँ पे नुकसान शुरू हुआ। तो अप्रॉक्सीमेटली पहले भी हमने प्रेस में बोला था, हमारे बद्दी बरोटी वाला इंडस्ट्रीज, अपना नालागढ़, कालाआम, परवानू, अप्रॉक्सीमेटली जो लॉसेस एस्टिमेट किया, ये 500 करोड़ पर डे का लॉस है। ये इस डिजास्टर की वजह से यहाँ सबसे पहले मैन जो लेबर है उनके आने की बहुत दिक्कत रही, उसके साथ मटेरियल यहाँ पर नहीं पहुंच पाया, उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई। और ये इंडस्ट्रियल एरिया आई थिंक कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ द कंट्री आज इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। करीब 4200 इंडस्ट्री यहाँ पर है और वो ऑलमोस्ट सारी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई इससे। हम जानते हैं कि ये अग्रसर एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पे ना केवल हमारे प्रदेश के बल्कि पूरे देश से उद्योगी, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेबरर्स, कामकाज, व्यवसायी, एंटरप्रेन्योर्स यहाँ काम करने के लिए आते हैं। ऑलमोस्ट 500 CR के आसपास यहाँ का रोज का टर्नओवर है और आंकड़े जो बोलते हैं। बट हमारे लिए प्रॉब्लम ये आई जो अभी हाल फिलहाल में बद्दी का जो मेन एंट्री ब्रिज है, जिसे हम लाइफ लाइन ऑफ बद्दी कहते हैं, वो इस रेनफॉल में वॉश अवे हो गया। इस वक्त हम बद्दी में है, बद्दी का जिसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। जरा ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। इस पुल का नाम है वर्ल्ड पुल और ये वो पुल है जो यहाँ पर जो उद्योग जगत है और जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनकी एक जो है रीढ़ की हड्डी इस पुल को माना जाता है, जो 3 पुलों में से एक है। तो यहाँ पर देखिए जरा स्थिति किस तरह की बनी है, आपदा किस तरह से आई है और आपदा ने किस तरह से तबाही यहाँ पर मचाई है। और पुल देखिए एक जगह से पूरी तरह से टूट गया है और कुछ हिस्सों में जो है ये नीचे बैठ गया है। और आप तस्वीरें देखिए और मंजर देखिए। ये पुल हुआ करता था जो आने जाने का रास्ता ना केवल गाड़ियों के लिए था, लोग भी आते जाते थे। अब देखिए स्थिति क्या है। उधर है, इधर वाले इधर है। हम बताओ घूम के जाएंगे, 50-60 रुपए ऑटो वाले लेते हैं। मजदूर आदमी कहाँ से देगा 50-60 रुपए? परेशानी। ठीक बोल दे, बता दे, कोई दिक्कत है तो बोल दे। काम करते हो? हेल्पर के काम करते हैं। अच्छा, हेल्परी किसके साथ? कंपनी में है जी। कंपनी में? हाँ जी। तो क्या परेशानी हो रही है इस आपदा में? आप कितने दिन जो है आपको घर बैठना पड़ा है? आपदा में घर बहुत दिन बैठना पड़ा, कम से कम 15-20 रोज। और आने जाने की सबसे ज्यादा तकलीफ है। अब ये रोड टूटा तो अब इधर से घूम के जाने के लिए किराया बढ़ गया और गाड़ी जो है अवेलेबल है नहीं। ऑटो का भी भाड़ा बढ़ गया, बस का भी घूम के जाना पड़ रहा है। चंडीगढ़ जाने के लिए या तो फिर नानागढ़ से जाना पड़ रहा है रोपर होके, या तो फिर इधर से फिर दूर पड़ रहा है जी। तो आपकी जेब पर असर ये पड़ा, एक तो घूम के आना पड़ रहा है, हाँ जी, है ना, दूसरा काम नहीं मिला। नहीं। अब शुरू हुआ कुछ? अभी कल से तो शुरू हुआ है जी, देखते हैं अब कब तक चलती है। ठीक, ओके। किसी भी क्या कर रही है? सही में एक सर वहाँ पे देखिए क्रॉसिंग कर रहे हैं। बोलोगे आप? मैं तो बोल भी दूं। ना मैं नहीं कर रहे, वो तो कोई को कर रहे हैं, रानों इकट्ठा करते हैं। कौन कर रहा है? ये नीचे बोल रहे हैं, यहाँ पे नीचे। अरे यार ये नदी कहाँ है? कौन सी नदी है? नदी कौन है? नाला। कौन सा है? हाँ जी, नाली में आया ये 10 दिन चला तो प्रदेश के सबसे बड़े
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ की हालत क्या है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। 3 बड़े पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तबाही बहुत सारी जगह पर देखने को मिल रही है। और अभी जो CII है, भारतीय उद्योग परिसंघ की जो हिमाचल इकाई है, उसकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई है कि उद्योगों को हिमाचल में रोजाना 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। और 8 जुलाई से यहां पर जो है आपदा आई थी, उसके बाद यह स्थिति अभी तक सुधरी नहीं है। हाल ही में 2-3 रोज पहले ये यहाँ पर जो पुल जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो धड़ाम से नीचे धरती में समा गए हैं, उन्होंने परेशानी जो है और बढ़ा दी है। और इससे राज्य सरकार को भी GST के रूप में रोजाना 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यहाँ से मांग यही की जा रही है कि जिस तरह से ये पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, फौरी तौर पर राहत उद्योगों को मिले। इसके लिए सेना की मदद ली जानी चाहिए ताकि BRO के जरिए जल्द से जल्द जो है यहाँ पर बैली ब्रिज लगाया जाए। बद्दी से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और खबर में आगे बढ़ते, NC नेता शेख बशीर का बयान, 370 को हटाना पहले से ही भाजपा के एजेंडे में था शामिल। सॉलिसिटर जनरल तर्क तथ्यों के अनुरूप नहीं थे। उनका कहना है कि सॉलिसिटर जनरल के जो तर्क थे, सॉलिसिटर जनरल के तर्क तथ्यों के अनुरूप नहीं थे। पुलवामा हमले के साथ जोड़ना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता शेख बशीर ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाने के संबंध में सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए तर्क तथ्यों के अनुरूप नहीं थे और इसे पुलवामा हमले से साथ जोड़ना सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अनुच्छेद 370 को हटाना पहले से ही भाजपा के एजेंडे में शामिल था। हमारे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता शेख बशीर हैं। जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि वाकई ही जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे बन चुके थे राष्ट्रीय मुद्दे को आगे देखते हुए, और जिस तरह की स्थितियां पुलवामा अटैक के बाद बन चुकी थी, तो ये मन बनाया गया कि जो आर्टिकल 370 है उसको हटाया जाए। वकील साहब ने, तुषार मेहता साहब बड़े वकील हैं, वो क्या बोलते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच बनाने में वकील माहिर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, इसमें बड़ी कम गुंजाइश है कि इस पर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन यह हकीकत है कि 370 को हटाना पुलवामा के साथ जोड़ा जाए, ये बहुत ही गलत है। इसका मतलब है कि उनके पास कोई दूसरा आर्गूमेंट नहीं है। ये RSS और BJP का एजेंडा था कि हमने 370 को हटाना है और लोगों को ये इम्प्रेशन देना है कि 370 की वजह से हम यहाँ कुछ नहीं कर पाते। ये जो रियासत थी ये 1947 में इंडिया के साथ जुड़ गई थी, तब से हिंदुस्तान की ही रियासत थी, ये किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं थी। जो खुसूसी पोजीशन थी वो लोगों के जज्बात को मद्देनज़र रख के वो खुसूसी पोजीशन थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। तुषार मेहता साहब का ये आर्गूमेंट बिल्कुल ही गलत है कि चूंकि पुलवामा में हुआ और ये हो गया 370 तो टूट गया, उसको हटा दिया गया। अन्य मुद्दे भी थे, जिस तरह से नेशनलिस्ट फोर्सेस को यहाँ पे वो दबाव में थी, जो है ये तमाम चीज़ें थी जो कि जिस तरह से हालात थे कश्मीर घाटी में, उसको देखते हुए भी उन्होंने हवाला दिया है। ये भी गलत है। 35 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब हैं और 35 साल में अभी कोई ठीक भी नहीं है। कल ही बारामूला के अंदर कुछ लोगों को पकड़ा गया है, रजौरी और पुंछ के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन, अभी भी हालात ठीक नहीं हैं। लोगों की आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाना, लोगों के जज्बात को दबाना अच्छी बात नहीं है। लोगों को प्यार से अपने साथ जोड़ना बहुत ही अच्छी बात है। लोगों के जज्बात जो हैं वो लकड़ियों की गठड़ी नहीं होते कि उनको आप कस के बांध दें तो वो जज्बात जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा है कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के अंदर था वो लोगों की भलाई के लिए था
ये जो आज प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर हो रहे हैं, इनको जहन में रख लेना चाहिए। ये इनकी जो पॉलिसी है ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको लगे हाथ बताना चाहता हूँ कि तुषार मेहता साहब का ये जो आर्गूमेंट है, इसके साथ जोड़ना बदकिस्मती है। तो आपने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है इस मुद्दे पर। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और एक और अहम खबर, मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का ने किया कश्मीर का दौरा, अन्य सुंदरियों के साथ किया कश्मीर का दौरा। मिस वर्ल्ड कश्मीरी सभ्यता से हुई प्रभावित, भारतीय जाके का भी लिया लुत्फ। 2023 की मेजबानी करने के लिए कश्मीर तैयार, प्रतियोगिता में 130 देश होंगे शामिल। मिस वर्ल्ड कैरोलिना बिलावस्का सोमवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक दिवसीय यात्रा पर कश्मीर पहुंची। उन्होंने शिकारा से डल झील का नजारा किया। मिस वर्ल्ड कश्मीर की खूबसूरती और सभ्यता से काफी प्रभावित हुई। पोलैंड की बिलावस्का ने भारत की ओर से मिस वर्ल्ड प्रतिनिधि सेरी शेट्टी समेत प्रतियोगिता के अन्य विजेताओं के साथ यहां एक 5 सितारा होटल में अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ नाश्ते का उन्होंने आनंद भी लिया। दिसंबर में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करने के लिए कश्मीर तैयार है। प्रतियोगिता में 130 देश शामिल होंगे। I have with me Miss World right here. You can see her taking Shikara ride around Dal Lake. This is a very famous location called Dal Lake, where we have seen several films being shot in previously also, and has been a star attraction. Ma'am, how do you like the beauty? How beautiful do you think this lake is? I think it's absolutely beautiful, and I would love the whole world to see it. I cannot wait for all the contestants from 140 countries to come here to India and see this beautiful place. Absolutely, I would truly recommend it to see to everyone, and I will tell my friends and my family. They are all coming over to India to see me during the final, so I hope we will be able to take a tour, and I will take them to the Kashmir. And we also took plenty of photos and videos together that will go all around the world, so I cannot wait for everyone to see it. I think I'm more than excited that 140 countries and are coming to India, and I get to be the host delegate, and to show the beauty of not only Dal Lake but the entire Kashmir is something that I'm really waiting for. So yeah, I'm really excited for it. I have with me Miss World America right now taking Shikara ride in Dal Lake. You know, where you must have seen this place in pictures or somewhere. This is famous around the world. How do you see when you're here today in Dal Lake? Oh, I'm loving it. I'm here with Miss England. I'm here with Miss Dominican Republic, Emmy, and Jessica, and I'm so happy to be here with the Miss World organization. India is really blessed that Miss World is being hosted this year, so this is a very beautiful ride. If you're ever in Kashmir, you guys have to come here. It's so peaceful. I love the embroidery here. I love the beautiful pieces. So it's a must stop. Oh, definitely to visit as well, because there's so much colour in this area. And aside from that, the whole of India is so welcoming. You really do have the most hospitable people. So yeah, definitely telling people to come here and visit. It's amazing. It is absolutely stunning. We've been to the gardens as well today, which were absolutely fantastic. And then aside from that, I've also been told that there's quite a lot of wildlife in the area. So I've been told about snow leopards, which is amazing. You wouldn't believe that they lived here, but yes, it's absolutely fantastic, and I'm loving it. So what would be your advice to the people who are hesitant in coming to Kashmir or somehow don't want to come here? There should be zero thoughts of hesitation. This is a must stop. If you're ever in India, you have to come to Kashmir. All of us came on a charter plane from Delhi to Kashmir. Kashmir was our first stop. So that goes to show you that if Miss World can bring Miss World to Kashmir, there is something special about the beauty of Kashmir. So you have to come and experience it yourself. Truthfully, I'm so happy. It's emotional for us to see such beauty. Also, thank the press for their kindness and understanding today. We can't wait to bring 130 nations here. You have such beauty, and everyone has been kind and very helpful, and I thank you from the bottom of my heart. We look forward to seeing you in November. The show is on December the 8th, and we are hoping that you will come and support us. Thank you, Kashmir. You are wonderful people. God bless you, and I'm looking forward to coming back. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।